ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स देखने के अपने को। क्या सबसे पहले ग्रेविटेशन है क्या चीज? तो ग्रेविटेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडीज है, कभी कोई भी दो बॉडीज रह सकते हैं, कोई भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, तुम लोग आजू बाजू बैठे, सबके बीच में कोई तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोल सकते हैं, दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन रहेगा इट विल बी ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन कब और किसने, कब पता चला और किसने उसको इन्वेंट किया? ठीक है, तो न्यूटन, पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन, ज्यादा चिल्लाना नहीं, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन, आइजैक की स्पेलिंग आइजैक। ठीक है, उर्दू में तो कोई नहीं है ना, उर्दू में उसको इसहाक न्यूटन पढ़ते। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन कभी तो भी थक गए थे, तो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तो वो सेब गिरा ऊपर से, तो फिर वो जो सेब गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा? वो किसी एंगल से इधर उधर क्यों नहीं चला गया? समझ रहा? मतलब वो वर्टिकली सीधा ग्राउंड पे, मतलब जमीन पे क्यों क्यों गिरा? किसी एंगल से क्यों नहीं गया? तो उसके पीछे उन्होंने कुछ तो भी रिसर्च किए, तो पता चला कि किसी भी चीज को अगर ऊपर ऐसा किसी ऊंचाई के बाद में ऐसा छोड़ा जाए तो वर्टिकली ग्राउंड पे नीचे आएंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगी तो क्यों आएंगी? तो जमीन में, अर्थ में कुछ तो भी एक फोर्स है जो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती, तो उसको बोला गया ग्रेविटेशन। ठीक है, अब उसको बोले ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के साथ में जमीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी को डिनोट करते किससे? स्मॉल जी से। ठीक है, स्मॉल जी से ग्रेविटी को डिनोट किया। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में थोड़ा और, कुछ तो भी क्या है। तो पहले शुरू करते कुछ तो भी सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो ग्रेविटी को हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन पहले पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन किसी को याद है क्या? हाँ, है क्या? सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मतलब कोई पार्टिकल, सपोज ये एक पार्टिकल है कोई, तो ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा। क्या कर रहा? सर्कुलर मोशन। तो ये पार्टिकल अगर मूव हो रहा ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में वो एक एग्जांपल है, पत्थर नहीं, मैंने कल भी बोला था उसके बारे में कि वो रोटेशनल मोशन करता है, तो सेंटर का नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये अगर पत्थर है उसको थ्रेड से हम घुमा रहे से लड्डोर बना के, और वो बीच में से थ्रेड टूट गया, या तुम्हारे हाथ में से थ्रेड छूट गया, या पत्थर थ्रेड में से निकल गया, तो किधर जाएंगे? तो ऐसा घूम के जहां से समझो यहाँ पे कभी वो निकला तो यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब उसका मूवमेंट होगा तो वो रहेगा लीनियर मोशन। क्या रहेगा? लीनियर मोशन। कल मैंने वो लीनियर मोशन की वजह से तुम लोग को कुछ बोला था कि एरोप्लेन जो है तुम लोग ऐसे डुक 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 करके चलता हुआ देखा क्या? एरोप्लेन ऐसा चलता नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। अगर उसको टर्न लेना है तो स्मूथली टर्न लेगा, समझ रहा? तो ऐसा इधर भी डुक 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 करते हुए जा रहा, या उसके जो रनवे रहता है उस पर कुछ खड्डे आगे के बीच बीच में पत्थर डाल दिया किसी ने कि वो डगड़ बगड़ कर रहा होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो लीनियर मोशन कब होगा? जब कोई थ्रेड अपना सर्कुलर मोशन छोड़ रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन अब उसका एंड हो रहा है तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीनियर मोशन करते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है जी सर। अब सर्कुलर मोशन में एक फोर्स आता, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius of a circle towards the center of circle। मतलब ये सेंटर ऑफ सर्कल है ये रेडियस है रेडियस। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा तो उस पे रेडियस की तरफ, रेडियस के जानिब एक क्या हो रहा, फोर्स अट्रैक्ट हो रहा, ठीक है, एक फोर्स एक्ट हो रहा उस पे। तो फोर्स की वजह से वो फोर्स है, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना, नहीं तो या तो अंदर आ जाता था या तो बाहर चल जाता था, समझा। तो कोई फोर्स है इसलिए वो बराबर सर्कुलर मोशन कर रहा, ठीक है। तो रेडियस पे अगर कोई फोर्स लग रहा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि फोर्स अगर सेंटर की तरफ ये डायरेक्शन में नीचे खींचे जा रहा, समझ रहा, इधर अगर फोर्स एक्ट हो रहा तो उसको बोलने का सेंट्रीपिटल। और अगर सेंटर से दूर उल्टा का भी एक्ट हो रहा है इधर बाहर की तरफ तो वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस समझ गया। इसके बाद में है अपने पास में कुछ तो भी केपलर जी, मालूम ना है क्या केपलर। तो केपलर के 3 लॉ है अपने पास में। 3 लॉ काय के लिए है, जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व होता कहीं तो भी बोले तो यूनिवर्स में अराउंड द सन, ठीक है। यूनिवर्स में अराउंड द सन रिवॉल्व होता कौन, प्लैनेट। अब कोई भी प्लैनेट हो सकता, फॉर एग्जांपल अपना अर्थ, ठीक है, अर्थ प्लैनेट है ना कि नहीं। तो अर्थ सन के अतराफ में रिवॉल्व हो रहा, तो उसके पीछे 3 लॉज, मतलब वो 3 लॉज के हिसाब से जो भी प्लैनेट रहेगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड दी सन, ठीक है। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या बोला वो, कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एज वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। मतलब अगर बीच में सन है कहीं तो भी सन है, ठीक है। अब वो जो सन है तो वो क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये एक प्लैनेट है, समझो अर्थ है, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा। तो सन जो रहेगा ना, देखो ये एक ऑर्बिट बना जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। कौन सा, एलिप्स, समझ लो एलिप्स। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट मूव करेगा अराउंड द सन, ठीक है। और सन क्या रहेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक फोकाई रहेगा। फोकाई मतलब फोकस, और फोकाई प्लूरल है। फोकाई की स्पेलिंग ऐसी आती है FOCII, ठीक है। फोकाई ऐसा होता, तो फोकाई प्लूरल है, फोकस सिंगुलर है। और फोकाई और फोकस जो भी है वो सेंटर को डिनोट करने के वास्ते यूज हुए हुए टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो फोकाई मतलब सेंटर। तो अब ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसमें कहीं सेंटर मिलेगा क्या, एक सेंटर नहीं मिलेगा। अगरचे यहाँ पे हम सेंटर देखना चाह रहे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर का भी देख रहे हैं, तो इसका ऊपर का जो डिस्टेंस है नीचे का डिस्टेंस है वो सेम हो रहा, लेकिन आजू और बाजू का छोटा बड़ा हो जा रहा है इधर उधर का, समझा। तो एक फोकाई की जगह पे हम 2 फोकाई लेंगे, समझा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 अगर सेंटर्स हो गए कभी तो वो क्या हो जाएगा, 2 फोकाई। तो इलिप्स में 2 फोकाई रहेंगे हमेशा, ठीक है। 2 फोकाई बोले मैंने, 2 सन नहीं बोला, ठीक है ना। 2 सन नहीं रहेंगे, 2 फोकाई रहेंगे। तो एक फोकाई पे सन रहेंगे, ठीक है। सन यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, समझ रहा। तो सन यहाँ पे है, तो सन वन ऑफ द फोकाई है, और जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व हो रहा अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ये अपना फर्स्ट वाला केपलर का लॉ। उसके बाद में सेकंड लॉ जो है उसमें भी कुछ बताई हुई है एक बात, क्या, कि लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, लाइन which is joining the sun and the planet sweeps an equal area in equal interval of time। मतलब अगर ये लाइन यहां से यहां तक, समझा,
यहाँ से यहाँ तक आई, तो इतना एरिया ट्रेवल हुआ ना अभी प्लैनेट के जरिए, तो लाइन ने इतना एरिया कवर किया अभी, ठीक है। तो वो लाइन ने इतना एरिया कवर किया, तो उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स लगे। इतना एरिया ट्रेवल करने को 2 आवर्स नहीं लगते, कई दिन लग जाते या महीना भी लगेगा एक हज़ार, समझ रहा? एग्जाम्पल एक मंथ भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसको 2 आवर्स लगे इतना एरिया स्वीप्स करने के लिए, ठीक है। और 2 आवर्स में अगर वो यहाँ पे ये एक लाइन है, प्लैनेट सपोज यहाँ है, यहाँ नहीं रह के वहां है प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट उधर है, और ये जो लाइन है ये लाइन के जरिए अभी एक इक्वल एरिया ट्रेवल होना है 2 आवर्स में, तो जितना ये एरिया रहेगा ना उतना ही ये भी एरिया रहेगा, समझा? तो इतना यहाँ पे स्वीप होगा किसके जरिए? ये लाइन विच इज ज्वाइनिंग टू द सन एंड द प्लैनेट, ठीक है, समझा? क्लियर हुआ सेकंड लॉ? नहीं हुआ? लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही, वो लाइन क्या कर रही? ऐसा घूम के, स्वीप मतलब ऐसा घूम के घेर रही है एक एरिया, ठीक है। एरिया आ रहा है ऐसा कैसा तो भी आया। अब ऐसा जो एरिया आ रहा, समझो ये एरिया कुछ तो भी आया, इसको 2 आवर्स लगे, समझा? इसको 2 आवर्स लगे ये एरिया स्वीप करने के लिए, तो सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप होगा, समझ? कहीं पे भी। तो मैंने इधर बताया तुमको वो एरिया, तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा, देखो जैसा गेहूं रहता ना, गेहूं, तो गेहूं का कुछ तो भी 50 किलो का वो रहता, बड़ा वाला क्या रहता, थैला, ठीक है। तो वो थैले में 50 किलो गेहूं रहते, तो वो दबा दबा के भरे का कुछ तो भी रहता, और वही थैले को तुमने फैला दिए तो एरिया ज्यादा हो रहा है ना, समझा? गेहूं कम ज्यादा हो रहा है क्या, समझा? तो यहाँ एरिया जो तुमको दिखने में कम ज्यादा लग रहा है, जो गेहूं रहेंगे ना, तो तुम्हारे फैलाने में और थैले में दोनों में एरिया सेम रहेगा, समझ रहा? एरिया सेम रहेगा, एरिया नहीं चेंज होगा, लेकिन वो दिखने में ऐसा कम ज्यादा दिख रहा। तो ये दिखने में कम ज्यादा दिख रहा क्यों? क्योंकि उनका शेप खाली अलग अलग हो गया, ये दोनों का एरिया सेम है, समझ रहा? दोनों का एरिया सेम है। तो 2 आवर्स में अगर ये एरिया ट्रेवल हो रहा, तो 2 आवर्स में ही ये एरिया भी ट्रेवल हो, समझ रहा? मतलब प्लैनेट 2 आवर्स में अगर यहाँ से यहाँ जा रहा, तो 2 आवर्स में प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाएंगे, समझा? अपने को ये लाइन नहीं देखने की, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और ये लाइन नहीं देखने, ठीक है। देखना क्या है, ये एरिया अंदर का, समझा? क्लियर हुआ अभी? अब थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ जो है केपलर का, उसमें 2 चीजें, एक टाइम पीरियड और एक डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे, और जो डिस्टेंस रहेगा बिटवीन सन एंड प्लैनेट उसको आर से डिनोट करेंगे। किससे? आर से, ठीक है। लेकिन ये जो आर है ना, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। क्या है वो? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, समझा? तो एवरेज डिस्टेंस लेने का पूरे इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो एवरेज डिस्टेंस लेगा वो आर, ठीक है। एवरेज समझ गए ना अभी? तो थर्ड लॉ ये बोलता कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। क्या हो रहा? तो जो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है टी स्क्वायर और आर क्यूब है, उसको हमको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या है वो? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हमको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है, तो प्रोपोर्शनलिटी वाली साइन हट जाएगी और उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करें हमने, तो कोई तो भी एक कांस्टेंट आएगा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये आर क्यूब एज इट इज, ये आर क्यूब को नीचे लाने का यहाँ टी स्क्वायर के, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्या हुआ वो? केपलर का थर्ड लॉ। अब देखेंगे न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है।
तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। दोनों का साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को फिलहाल, ठीक है। सपोज करेंगे कि बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है कैपिटल एम, और जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। बड़े वाले ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम और छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सेंटर्स इज आर, ठीक है। आर हुआ। आर के अलावा तुम्हारे बुक में शायद डी दिया हुआ है, याद दिलाया, रेडियस ही है डी, ठीक है, स्मॉल डी, बुक में डी दिया हुआ, तो डी लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट है कि दोनों बॉडीज जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब multiplication, and it is inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। Force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। स्टेटमेंट के हिसाब से एक इक्वेशन आ गई है। आई, अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हमको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे, आया। इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करें प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट विल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लेंगे कैपिटल जी, ठीक है। क्या लेंगे? और कैपिटल जी उसका नाम क्या है? वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो फोर्स था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसने डिफाइन किया? न्यूटन ने। तो ये फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? समझा? न्यूटन, यूनिट उसका हो जाएगा न्यूटन। अब जी जो है कैपिटल जी, उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है वो क्या रहेंगी? 6.67 into 10⁻11 यूनिट, वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो यूनिट है यहां से डिराइव करना है हमको, फोर्स इज इक्वल टू जी mm अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उसमें से हमको जी का वैल्यू फाइंड करना है, तो जी को हम सेपरेट करेंगे, बाकी जितने भी टर्म्स है वो सबको इक्वल टू साइन के दूसरे साइड में लेके चलो, ठीक है। तो जी है एक साइड में और लेफ्ट साइड में एफ है, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डी स्क्वायर हुआ, और डिवाइडेड बाय मतलब ये न्यूमरेटर में था ये सब, तो इधर जाके डिनोमिनेटर में आएगा कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है। अब जो जी है उसके लिए हमको यूनिट चाहिए, तो एफ का यूनिट क्या रहता है मैंने अभी बताया तुमको, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन, डी डिस्टेंस किस में मेजर करते? मीटर में, तो मीटर, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? किलोग्राम, और मास ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट वो भी किलोग्राम, ठीक है, तो वो भी किलोग्राम। किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम क्या होता? करेक्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। आया ये वाला यूनिट किसके लिए? जी के लिए। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसमें हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ही देखने वाली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में एक टॉपिक तुम लोग के बुक में। तो यूनिफॉर्म, अरे इधर क्या तो भी रखने का था, ध्यान दो, एक इक्वेशन रखने की थी। हाँ
यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहता? स्कूल्स के यूनिफॉर्म रहते हैं ना, कहीं के भी, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहता? सेम कुछ तो है ना, सेम सेम है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे मैं यूनिफॉर्म की बात किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की नहीं। यूनिफॉर्म मतलब क्या रहता? वो चढ़ते देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है तो इसमें सर्कुलर मोशन क्या है अपने को वो पता है सीधा। सर्कुलर मोशन क्या है अपने को वो पता है। सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? तो यूनिफॉर्म जो टर्म है पहले उसको तो समझो, एक जैसा, समझ, सब एक जैसा ना, सेम, यूनिटी, यूनिफॉर्म, सब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखना है अपने को, तो उसमें क्या होगा? पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा, समझ रहा, समझो वो एक सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कल जो बना रहा, एक मूवमेंट, एक बार यहां से यहां तक जाके आने को उसको 1 आवर लग रहा, तो सेकंड टाइम में भी उसको यहां से यहां तक जाके आने को 1 आवर ही लगेगा, समझ रहा। और वो 1 आवर में भी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा इतनी स्पीड में आधे घंटे तक यहाँ पे आ गया हो और बचे हुए आधे घंटे में फिर हल्लू 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 ऐसा ऐसा, ये नहीं होने वाला। ठीक है, हर जगह उसकी स्पीड जो है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्या रहना वो कांस्टेंट, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता था। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब सेंटर की तरफ जो खींच रहा फोर्स, किसको? ऑब्जेक्ट को। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो वो फोर्स को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका उल्टा रहा तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या? हाँ, वो सेंटर की तरफ नहीं आएंगे, सेंटर से दूर, मतलब सेंटर से दूर। क्लियर हुआ? सेंटर से दूर जाएंगे तो इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम लोग के बुक में नहीं है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल समझे तो सेंट्रीफ्यूगल दोनों अच्छे से समझ जाते हैं और दोनों में फिर कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए मैंने तुमको अभी से बता दिया, आगे परेशानी नहीं होना। 11th 12th में बहुत ज्यादा उनके डिफरेंसेस भी है और डिटेल्ड स्टडीज है, इसलिए कॉन्सेप्ट अभी बना लिया। इसकी डेफिनेशन देखिए, सॉरी डेरिवेशन देखिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में पहले याद रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा इट विल mv² बाय r। क्या रहेगा? mv² बाय r। ठीक है, F इज इक्वल टू mv² बाय r। ठीक है, अब वेलोसिटी जो रहती, वेलोसिटी उसका एक जनरल फॉर्मूला है अपने पास में, क्या रहता वो? वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वेलोसिटी किसके लिए यूज हो रही है? कौन से फोर्स के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कब अप्लाई होता है? जब सर्कुलर मोशन हुआ था। समझा? मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे एक पार्टिकल अगर यहाँ है, वो यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आ रहा, तो उसने एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कंप्लीट किया। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाता? सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या रहता? सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या रहता? वेरी गुड, 2πr। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस रहेगा 2πr। अब ये जो पार्टिकल है इसने सर्कमफेरेंस पे कुछ तो भी किया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 2πr किया।
तो डिस्टेंस के प्लेस पे हम लगाएंगे 2 पाई आर, तो वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम कितना रहेगा, ठीक है, टाइम कितना रहेगा। अब ये जो इक्वेशन है अपनी f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है, तो इसमें वेलोसिटी हटाओ और उसमें उसकी ये वैल्यू लगाओ, ठीक है, वेलोसिटी हटाने का और वो वैल्यू लगाओ, ठीक है। तो वेलोसिटी f इज इक्वल टू m, v की प्लेस पे 2 पाई r डिवाइडेड बाय t और ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला m v स्क्वायर बाय r, ठीक है, ऐसा कुछ करो। ये सब का स्क्वायर करो तो इक्वेशन क्या मिलती है हमको, f इज इक्वल टू m एज इट इज है 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का भी, और पूरे के डिनोमिनेटर में है। अब ये क्या है, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर है, टी स्क्वायर इज डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर, ये मालूम ना, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर। तो टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो हमको इक्वेशन क्या मिलती है, f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और वो t स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ मिला ना, एक r और एक r कैंसिल हुआ, कैंसिल बचा क्या, अब ये जो 4 है ना उसको पहले लिख लो, तो f इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ठीक है, 4 m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर हुआ। अब क्या करो, f इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर को सेपरेट करो और ये r बाय टी स्क्वायर, ये इसको सेपरेट करो, ये सेपरेट करने के बाद में ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको r स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, r स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर, सो f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो r स्क्वायर से डिवाइड करो r स्क्वायर, ये अब ये जो r स्क्वायर है और ये r कितना हो जाता, r क्यूब हो जाता ना, तो f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर देखो ना ऐसा, r स्क्वायर r इंटू r स्क्वायर क्या होता, डिवाइडेड बाय, ठीक है हुआ। अब केपलर का थर्ड लॉ देखे थे मैंने यहाँ कहीं तो मैं लिखा था, थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या था वो, एफ नहीं था, केपलर का थर्ड लॉ बोल रहा हूँ, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ बोल रहे थे, केपलर का थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, ऐसा कुछ था ना, मतलब एक इक्वेशन थी अपने पास में कुछ तो भी, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, ऐसी आई थी ना इक्वेशन में, ये आई थी क्या, तो ये वैल्यू की प्लेस पे के पुट करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। अब बोलेंगे ये तो उल्टा दिख रहा, ये तो उल्टा दिख रहा, डरने का नहीं, क्या करने का, आर क्यूब को इसके नीचे लगा देंगे, समझा, आर क्यूब को टी स्क्वायर के नीचे, तो इक्वेशन क्या आएंगे अपने पास में, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, हटाना है हमने अपने को, तो 1 अपॉन क्या है वो, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, समझा, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, इसकी प्लेस पे लगाने का क्या, के, ठीक है, के लगाएंगे तो क्या मिलेंगे इक्वेशन, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, ठीक है, सॉरी के नहीं, 1 अपॉन के आया, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद से अपने को एक इक्वेशन,
ये जो चीज है ये टर्म रहता कांस्टेंट, तो जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और रेडियस। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी डाउट? समझा यहाँ तक सब? सेंट्रीपिटल फोर्स डेरिवेशंस डिराइव करना आ जाएंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके लिए डेरिवेशन डिराइव करना आएंगी ना। और केपलर का जो तीनों लॉ थे वो अच्छे से समझ गए। उसके बाद में ग्रेविटेशन समझा। एक टॉपिक बचा ना अपने, ग्रेविटी, खास ग्रेविटी। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने क्या लाए थे? एक इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, बोलो। ऐसा कुछ तो भी था, G(m)/r² था ना ग्रेविटी के वजह से। तो F जो रहेगा फोर्स वो क्या रहता? कल बताया था ना मैंने, क्या रहता? मास रहता। F मास रहता ना, m/a। m क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, a क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो a को लिखो, a या g दोनों भी एक ही है, समझा? एक्सेलरेशन या g दोनों भी सेम है। ठीक है, दोनों भी सेम है। तो या तो एक्सेलरेशन लिखने का या तो ग्रेविटी लिखने का। ठीक है, तो ये f की प्लेस पे हम लिखेंगे mg। क्या लिखेंगे? mg। तो इधर लिखे कभी mg, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू G(mm) डिवाइडेड बाय r²। हुआ G(mm) डिवाइडेड बाय r²। स्मॉल m इधर से और इधर से दोनों साइड से कैंसल। तो जो ग्रेविटी है इट विल बी G(M) डिवाइडेड बाय r²। ये r² क्या है? अभी हम बात कर रहे थे किसकी? ग्रेविटी ऑफ अर्थ की। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की। तो अगर अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, किसकी? अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी कितनी रहेगी? कल का वही डायग्राम याद करो अपना। ये अर्थ था, ऐसा कैसा तो भी था ना? हाँ, ऊपर यहाँ कोई तो भी था, तुम लोग थे, पोल्स है ना? पोल्स नहीं है, यहाँ तुम है। तो तुम्हारा डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितना रहेगा? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल रहेगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। तो सरफेस पे जो ग्रेविटी रहेंगी वो क्या रहेंगी? G इज इक्वल टू G(M) डिवाइड बाय जो डिस्टेंस रहेगा ना वो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब ऊपर जा रहे, हाइट h, एक हाइट ट्रेवल कर रहे हैं हम ऊपर जाके, इतनी कितनी तो भी ये जो हाइट है इसको h बोल रहे, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी r+h। होगा ना ऐसा? तो ये r² की प्लेस पे अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो G इज इक्वल टू G(M) डिवाइडेड बाय r+h का स्क्वायर। ठीक है, r+h का स्क्वायर। अब वो एक खड्डा खोद के अंदर जाए जमीन में तो क्या होगा? डेप्थ में तो सपोज इतना नीचे आए और ये जो डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं हम d, जो डेप्थ है, डेप्थ को d से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है। ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? रेडियस में से डेप्थ माइनस करना था, मतलब r - d। समझा? तो डेप्थ के लिए क्या आएंगी इक्वेशन? स्मॉल g इज इक्वल टू G(M) डिवाइडेड बाय r - d का स्क्वायर। ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? समझा? तीनों केसेस समझे? अब एक बात, ये तीनों में कंपेयर करो। ये तीनों में सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे? डेप्थ वाले में। करेक्ट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा, समझ रहा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है। ये r - d था, ये पूरा r हो गया, ये पूरे r में और h+ हो गया। समझा? तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिनोमिनेटर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर और g दोनों एक दूसरे के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कभी g को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, समझ रहा, और g को घटाना है तो डिनोमिनेटर को, समझ रहा, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी मैक्सिमम रहेंगी और हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम होते जाएंगे, समझ रहा। इसके बाद में और एक क्या था, हाँ, पोल्स और इक्वेटर। तो वही पोल्स जो अपने जमीन है थोड़ी सी ऊपर नीचे से दबी हुई है, वही अपना आटा गूने तुमने और किसी ने गिरा दी बंद करके नीचे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा चपक गया, ठीक है। तो ऊपर नीचे से कहाँ है, सेंटर की तरफ है, मतलब उसका डिस्टेंस अर्थ ऐसी है ना, ऐसी तो इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये वाले रेडियस में और ये वाले रेडियस में कोई डिफरेंस है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है क्या, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो रेडियस छोटा रहा मतलब डिनोमिनेटर छोटा, मतलब ग्रेविटी ज्यादा, ठीक है, और रेडियस बड़ा तो डिनोमिनेटर बड़ा तो ग्रेविटी कम, छोटी, समझ रहा, छोटी नहीं कम, ग्रेविटी छोटी बड़ी नहीं होती, ग्रेविटी कम ज्यादा होती, ठीक है, ग्रेविटी कम ज्यादा हो। तो इक्वेटर पे जो रेडियस है, इक्वेटर यहाँ आता ना ऐसा, इक्वेटर पे जो रेडियस रहेगा वो बड़ा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑन द पोल, ठीक है। तो पोल्स पे जो रेडियस है वो कम है, ठीक है, तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में लास्ट एक बात, जो ग्रेविटी जी है उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी रहेंगी, वेरी गुड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसमें किसी को कुछ डाउट, ग्रेविटी की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, यूनिट्स, डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ उसकी डेरिवेशन, केपलर्स लॉ अच्छे से आ गए, ग्रेविटेशन क्या था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी चीजें पढ़े, बाकी